मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। श्याम आईएएस में मैं एसएन मुखिया एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम यूपी पीसीएस प्री 2024 और आरओ 2023 के इस पुनरावलोकन की श्रृंखला में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल का। तो ये पूर्वावलोकन का जो श्रृंखला है वन वन नाइनर सीरीज में है, जो कि आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। लेकिन इसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम बार-बार जितना बार इसको पढ़ेंगे, उतना ही इस तरह के रिपीटेड जो सवाल होंगे, उनके गलत होने की संभावना 9 के बराबर करना है। क्योंकि इसमें अगर हम 100% एक्यूरेसी ला लेंगे, तो हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि जो पुराने सवाल आए हुए हैं, उन सवालों का जवाब देना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नए सवाल सबके लिए नए होंगे, सबके लिए कठिन होंगे, लेकिन पुराने सवालों में अगर आप गलती करते हैं, तो कॉम्पिटिशन से बाहर होने में कोई रोक नहीं पाता है। अगर इन सवालों को हम अच्छा कर लेते हैं और नए सवालों को भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो हम एक अच्छी मेरिट में पहुँच जाते हैं। आरओ का जो जब से माइनस मार्किंग का ये दौर आया है, इस माइनस मार्किंग के दौर में मेरिट में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिला है। लेकिन इतना भी गिरावट नहीं है कि आप इसे बहुत आसान मान सकें। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ी संभावना ये है कि जो स्पेशली रिव्यू ऑफिसर का जो पोस्ट है, उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है और मेरा अनुभव ये रहा है कि जब से आरओ का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी तक का आरओ की सीट सबसे ज़्यादा यानी समीक्षा अधिकारी की सीट अभी तक की वैकेंसियों में सबसे ज़्यादा इस बार है। तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए इस बार बेहतरीन अवसर है, जिनके पास टाइपिंग नहीं है, जिनके पास ओ लेवल नहीं है, वे लोग जो है इस बार नौकरी पाने के बेहतरीन चांस या अवसर में हैं। तो इस अवसर का लाभ हमको नहीं गँवाना है, लगातार बेहतर करना है। मैं इसके लिए जल्द ही करंट की जो रिवीजन का क्लास है, उस क्लास को भी देने का प्रयास में जारी हूँ। मैटर जैसे ही तैयार होता है, वो क्लास हम जो है आपका डिजिटल बोर्ड पर उसको जो है ला करके प्रेज़ेंट करेंगे आपके सामने और हम लोग बहुत ही बेहतर करेंगे आने वाली इस परीक्षा में। जो कि करंट के 20 से 25 सवाल जो भी रहते हैं, उन सवालों को भी टच करना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जीएस के बेसिक सवाल जितने देखो कंपटीशन हम लोगों का 50,000 विद्यार्थियों में होता है और जो ये प्री निकालने का कंपटीशन है, वो 15,000 विद्यार्थियों में है, जो कि 2-4 सवाल इधर-उधर में रहते हैं सब। इन्हीं 15,000 विद्यार्थियों में जो 2-4 सवाल में अंदर कर गया, वो प्रवेश कर जाता है, प्री पास कर जाता है। किसी के देखोगे 2-4 सवाल कम हो जाते हैं, तो वो प्री से बाहर हो जाता है। ये अप डाउन मैंने देखा कि 2018 के बाद बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव लोकसभा आयोग के इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखने को मिला। इसी तरीके से हम पीसीएस प्री की भी स्थिति है। पीसीएस प्री में लगातार जो है मेरिट हालाँकि बहुत डाउन भी नहीं कर सकते क्योंकि सीट बहुत कम आती है और सीट कम होने की वजह से क्योंकि आयोग ने नियम में भी बदलाव किए हैं कि एक सीट पे मात्र 13 अभ्यर्थियों को प्री क्वालीफाई कराना है। पहले जो है ये रेशियो 18 से मतलब 18 अभ्यर्थियों का था, तो कहीं न कहीं प्री में जो संख्या होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी और उस संख्या को कम करने का जो आयोग ने प्रयास किया है, तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ही ब्रेक लग जाता है। इस ब्रेक को डाउन नहीं करना हमको इसको क्वालीफाई करना ही करना है, यदि हम एक ऑफ़िसर बनने का सपना देख रहे हैं, सजो रहे हैं तो। तो इसकी प्रायिकता 1/4 होती है, जैसे कि आपको मालूम है कि 4 विकल्प होते हैं, तो प्रायिकता भी 1/4 है। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत ही हाइली एम्बिशियस होकर के एक बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ हमको क्लास को करनी है। यानी सेल्फ स्टडी भी अगर इसकी आप कर लेते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्लास को भारत का भूगोल का। भारत का भूगोल से जो सवाल की अगर हम बात करें तो लगभग
यूपीपीएसएस प्री में 12 से 15 सवाल भारत के भूगोल से लगभग बन जाते हैं नियर अबाउट, क्योंकि अगर एनवायरमेंट नेशनल एनवायरमेंट को भी शामिल कर लिया जाए तो इस संख्या और भी बढ़ जाती है। जैसे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, ये सब सारी चीज़ों को अगर हम लोग शामिल कर लें, तो इनकी संख्या थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं भौगोलिक स्थिति से, यानी भारत का जो सामान्य परिचय है। भारतीय उपमहाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली शासन है श्रीलंका में। तो देखो भारत का जो अगर हम लोग सामान्य परिचय की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तरी जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत का दक्षिणतम विस्तार 6 डिग्री 4-5 मिनट जो है दक्षिण उत्तरी अक्षांश, भारत प्रायद्वीपीय भारत का यानी मुख्य भारत की भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि श्रीलंका, जो कि आपका तमिलनाडु का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम लोग कैप कोमेरिन या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। दक्षिणी निकोबार यानी बड़ा निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है कि जो कि 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जो कि गुजरात का पश्चिमी बिंदु है, और पूर्वी बिंदु जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु है, जिसे हम लोग कीवीथू के नाम से जानते हैं या वालोंगो के नाम से जानते हैं। और यह जो पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर पर है। भारत एक क्षेत्रफल में 7वां, जैसा कि आप जानते हैं, स्थान है। तो भारत के पड़ोसी देशों में 7 स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। फिर इसके साथ ही साथ जलीय सीमा से जुड़े हुए मालदीव है, श्रीलंका है, आपका इंडोनेशिया है। इधर अगर हम लोग देखें तो अ, आपका म्यांमार भी है, और इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान भी है, जो कि स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए देश हैं। असली सीमा में जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, सॉरी, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, उसके बाद चीन के साथ लगती है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ लगती है, उसके बाद नेपाल के साथ लगती है, उसके बाद म्यांमार के साथ लगती है, फिर भूटान के साथ लगती है, फिर जो है आपकी सीमा लगती है किसके साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो इसी से रिलेटेड जो है हम आपको एक क्लास देने वाले हैं, जो कि पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी का रिवीजन होगा, यानी हम लोग जिसे क्या कहते हैं, मैराथन क्लास। तो जो जो सब्जेक्ट मेरे जैसे इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इस सब के मैराथन क्लास में इतना आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और ये रिवीजन कर लिया जाए तो फिर मैराथन क्लास हम लोग कर लेंगे एक दिन 8-10 घंटे का पूरा आपका रिवीजन अच्छे से करा लेंगे। ये तो पहले प्रीवियस ईयर के सवालों को देख लेते हैं। भारतीय में महाद्वीप का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली शासन है श्रीलंका में। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित कहाँ पर, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अभी जैसा कि हमने जिक्र किया, उत्तरी अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, तो मैं कन्याकुमारी की बात करूं तब भी वही बात हुआ, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूं तब भी वही पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत का एक कॉन्सेप्ट अगर हमको याद है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो कोई भी बिंदु हो भारत का, चाहे दक्षिणी बिंदु की बात करें चाहे उत्तरी बिंदु की बात करें, सब उत्तरी होगा। ठीक है, वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग कोलकाता है। हालांकि कर्क रेखा के जो सबसे निकटतम शहर में शहरों की बात करें हम लोग, तो आपके झारखंड की राजधानी रांची है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में भोपाल है, और गुजरात में आपका गांधीनगर है, और ये मिजोरम का एक शहर है, जो वो जो है सबसे निकटतम कर्क रेखा पर है। फिर हम भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, उदयपुर। अब दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग जो है उदयपुर त्रिपुरा में स्थित है, ये जो है। तो हम लोग विकल्प के अकॉर्डिंग चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो इस अगर इसमें रांची दिए गए विकल्प में हो तो रांची नंबर 1 पे रखेंगे, फिर हम लोग उदयपुर का रखेंगे, फिर हम लोग भोपाल को रखेंगे, फिर गांधीनगर को रखेंगे। ठीक है,
वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आप देखो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन कौन से राज्य हैं। आपका जम्मू लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका जो है ये क्या कहते हैं असम, ठीक है, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, ये सब जो है मेघालय, ये कर्क रेखा के उत्तर में है ना। क्योंकि कर्क रेखा पर स्थित राज्य इधर राजस्थान आपका हो जाएगा। फिर इधर गुजरात का, राजस्थान का छोटा सा क्षेत्र है तो वो ही आ गया, गुजरात हो गया, पूरा मध्य प्रदेश तो है ही है, छत्तीसगढ़ है ही है, झारखंड है ही है, पश्चिम बंगाल है ही है, फिर उधर त्रिपुरा, मिजोरम और पूर्वोत्तर भारत। अगर मैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्यों की बात करूं तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, फिर इधर जो है आपका उड़ीसा हो जाएगा, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य है, ठीक है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, हम सभी रट के बैठे हुए हैं कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों का नाम अभी हमने जिक्र किया। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मिलन बिंदु कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। 80 डिग्री देशांतर यानी 82.5 डिग्री देशांतर पर आपकी कर्क रेखा है, और 80 डिग्री कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो 80 डिग्री तो 82.5 के नीचे ही तो होगा, सॉरी माफ करना भाई, 23.5 डिग्री मैंने अक्षांश की बात की थी, मैं अक्षांश पे चला, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, और ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो छत्तीसगढ़ से भी होके जाता है, और 2 डिग्री 2.5 डिग्री इधर आ जाए तुरंत मध्य प्रदेश की बाउंड्री आ जाती है, ठीक है। तो कर्क रेखा 80 डिग्री, तो ये पूरा मानचित्र का सवाल है। किसका सवाल है, मानचित्र का। तो भारत दर्शन जो जो विद्यार्थी करेगा अच्छे से, ठीक है, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि भारत दर्शन जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, ठीक है, जो भी विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन पढ़ रखे हैं वो जानते हैं कि मैं भारत दर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भारत के मानचित्र को बार बार देखो, एक बार नहीं 1000 बार देखो, इतनी बार देखो कि उसका इमेज, उसका फोटो आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्यों, कभी भी अगर मानचित्र से इस तरह से सवाल बनते हैं तो बहुत सुविधा होती है इन सवालों को हल करने में। यदि भारत मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। अब हम लोग देखो इसका, नहीं, हालांकि अब दिए गए विकल्प की कार्डिंग जो है 2:30 दिखा रहा है, तो अब इसमें प्रति घंटे 15, जैसे 24 घंटे में 360 देशांतर की दूरी तय हुआ, तो 1 घंटे में 15 देशांतर की, तो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पर, और 120 में से 82.5 डिग्री घटा देंगे, 120 में से 82.5 डिग्री घटा देंगे। अब जो देशांतर आएगा उसको 15 से डिवाइड करके घंटा निकाल लेंगे, ठीक है, चाहे मिनट से भी इसको कर सकते हैं। भारतीय मानक समय यामत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है, जो भारतीय मानक समय, तो जानते हैं आप कि ये इलाहाबाद का नैनी और विंध्याचल जो कि मिर्जापुर के सबसे निकट है, वहां से होकर गुजरती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। भारतीय मानक समय लिया गया है इलाहाबाद नैनी से, मालदीव के साथ भारतीय समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये भारत और मालदीव के साथ सीमा बनाता है। फिर उसके बाद 9 डिग्री चैनल आता है जो कि कावारत्ती, यानी जो मालदीव के जो दक्षिणतम अ, जो द्वीप है उसके साथ, ये क्या कहते हैं आपका लक्षद्वीप का, ठीक है। फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी का जो द्वीप है ना, मिनी का जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, इन दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल।
और 10 डिग्री चैनल आपका बड़ा निकोबार और छोटा निकोबार के, सॉरी, अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होता है मेरे भाई तीरप और गुजरात के पश्चिम बिंदु का, तो वो होगा प्रातः 7 बजे, यानी 2 घंटे बाद होगा, ठीक है? क्योंकि भारत के पूर्वी बिंदु पश्चिम बिंदु की दूरी कितने घंटे की है? 2 घंटे की। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो सभी जानते हैं कि जो सबसे पूरब में स्थित राज्य है वहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होगा, और सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए सबसे पहले सूरज कहाँ उगेगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है? भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है मेरे भाई? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे सुदूर दक्षिण बिंदु, यानी सबसे पश्चिमी बिंदु ना, ये दक्षिणी बिंदु। भारत ने नई सहस्त्राब्दी सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान है? ठीक है, भारत का ग्रीनविच किसे कहते हैं? उज्जैन को, ठीक है, किसे कहते हैं? उज्जैन को। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच, जैसा कि सबको मालूम है, डूरंड लाइन, ठीक है? डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच कह सकते हैं, या इस समय अगर हम सही माने में कहा जाए तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है। संग्रह राज्य क्षेत्र की बात करें तो वह राज्य जिसकी तितरेखा सबसे लंबी है, रटा रटा सवाल है, गुजरात का है। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर नगर हवेली की है, लेकिन अब दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों का विलय हो चुका है ना? भारत का सबसे बड़ा संघराज्य जनसंख्या में कौन सा है? दिल्ली है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका इस समय लद्दाख है? किन शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? भारत के शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख है मेरे भाई, ना कि जम्मू कश्मीर। ये दिए गए सवाल के अकॉर्डिंग होगा ना, सवाल में हो सकता है लद्दाख का नाम ना रहा हो तो इसलिए जम्मू कश्मीर है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? लद्दाख होगा, ठीक है ना? इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि लद्दाख होगा। सीमावर्ती देश, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। किसके बीच बनाती है? भारत और चीन के बीच बनाती है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा आपने देख लिया, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच। डूरंट रेखा आपने देख लिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान या फिर भारत पाकिस्तान के बीच है। भारत बांग्लादेश की सीमा भी एक रेड क्लिफ ही रेखा है, लेकिन उसे हम लोग भारत बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। भारत भूटान की सीमा, भारत म्यांमार की सीमा, ठीक है। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से सीमा बनाते हैं? अगर अगर आप मानचित्र को अच्छे से देखे हुए हैं तो अगर आप देखेंगे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो चूंकि अब जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तब यहाँ पे जम्मू कश्मीर ही था पहले, अब लद्दाख भी हो गया है। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य आपका सिक्किम है। सिक्किम के बाद जो है इसमें लद्दाख है, जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं केंद्र शासित प्रदेशों में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की भी स्थिति यही है कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके इर्द गिर्द में, ठीक है। एक तरफ भूटान है, चीन है, उधर म्यांमार है। भारत के और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ एक राज्य और भी है आपका, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल, जो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है, तट से 12 समुद्री मील तक इसका विस्तार, नाटिकल मील माना जाता है इसे। 200 नाटिकल मील तक होता है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, यानी आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो आप कर सकते हैं कहाँ पर? 200 नाटिकल मील तक। पर्वतीय और पठारी मैदानी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो वह चोटी जहां भारत में नहीं है, मुरला मंदाता और नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा, वह चोटी जो भारत में नहीं है,
ये सवाल देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2019 का है, जबकि नामचा बरवा कहाँ पर है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मुरला मंधाता उसी क्षेत्र में, चीन के क्षेत्र में। तो ये भारत में नहीं है। ठीक है, ये भारत में है भाई, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, सवाल ही गलत है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये बिना मैपिंग के, बिना एटलस के, मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, मित्रों, बिना मानचित्र के इस तरह के नए सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, किताब से चाहे जितना रट लीजिए। मानचित्र में जब आप बार बार इन चोटियों को, शिखरों को, पर्वतों को, पहाड़ों को जब देखेंगी तो चीजें बड़ी क्लियर होंगी। देखो सतपुड़ा अगर मानचित्र में उठा के एटलस देखिए तो सबसे पूर्व पश्चिम में दिखाई देगा, फिर महादेव पहाड़ी है, फिर उससे जुड़ा हुआ मैकाल पहाड़ी है। मैकाल के बाद इधर छोटा नागपुर आपका झारखंड का पठारी एरिया। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। ठीक है, सरोवरीय मैदान का इम्फाल, मणिपुर इम्फाल, एक पहाड़ियों के बीच में इस तरह के मैदानी क्षेत्र हम लोग को मिलते हैं, इन्हें हम लोग सरोवरीय मैदान के नाम से जानते हैं। और मणिपुर में ही लोकटक झील है, जिससे हम लोग जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हमें यहाँ पर केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ बहुत फेमस है, वर्ल्ड में उसका स्थान आता है, भारत की अपनी बातें अलग है। मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, जहां वाह हिमालय, शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये कथन सत्य हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में। ठीक है, किसके संदर्भ में? हिमालय के संदर्भ में। यूपी पीसीएस प्री 2019 का सवाल है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। यह बात किसके संदर्भ में सही है? तो ये जो है पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो इसका पूर्वी ढाल जो है पठारी एरिया है, जो कि आपका दक्कन का पठारी भाग आता है। अगर इसके पश्चिमी ढाल को देखेंगे तो तीव्र ढाल है, तो ये पठार का एक तरीके से ढाल ही है। ठीक है, और ये भ्रंशोत पर्वत भी है। ठीक है, तो भ्रंशोत पर्वत का मतलब है प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो वर्तमान में क्षरित हो चुकी है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित पर्वत शिखर जो कि भारत में स्थित है। अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख का पठार, लद्दाख के पठार का भाग है, जो कि लद्दाख पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे शीर्ष मुकुट भारत का ये पार्ट हिस्सा है, उसे अक्साई चीन। हिमालय पर्यायवाची किसका है? महान हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। ठीक है, कौन सा शिखर है? नंदा देवी। ये पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। नंगा पर्वत स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। लघु हिमकाल माना गया है 1650 से 1870 ईस्वी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी स्थित है सैडल पीक। ठीक है, कौन सी है? सैडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय में। नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुड़ा पहाड़ियां। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां? सतपुड़ा पहाड़ियां।
तो सही तरीके से सुमेलित करना है। राज्य और ऊंची चोटी की बात कर लें, केरल अनायमुडी, ठीक है, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु में डोडा बेट्टा। तमिलनाडु में डोडा बेट्टा। पठारी क्षेत्र की बात करें तो दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, ठीक है, किसका भाग का है, प्रायद्वीपीय खंड का है। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का अमृतसर तथा थार मरुस्थल का विस्तार है प्लीस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का, ठीक है, प्लीस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर, ठीक है, क्या कहा जाता है, भाबर। अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग नदी के सिस्टम के। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला, ठीक, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर है, कैलाश मानसरोवर, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है सतलज नदी। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक की पहाड़ी। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी सभी श्रेणियों को काटती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मानसरोवर चिन्ह, ठीक। गंगा बेसिन की बात करें, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, जो कि बांग्लादेश में। वह स्थान जहाँ भागीरथी अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। अध्यारोपित नदी चंबल नदी मतलब इतना नाले, इतनी खाइयां, ठीक, पठारी एरिया से गुजरते हुए नदी आती है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा। किस नदी के तट पर, अलकनंदा। आरोह का ही सवाल है। भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होने वाली नदी है ताप्ती नदी। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह, ठीक है, गंगा नदी किसका उदाहरण, पूर्ववर्ती अपवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है कोशी नदी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। किचला बेसिन की बात करूं, किचला नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, तेल नदी। अन्य नदियों की बात, वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाहित होता है, लूनी नदी। यूपीपीएससी 2019 का बहुत ही बेहतरीन सवाल था। बंगाल डेल्टा का उप विभाग है मोरीबंद डेल्टा। अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है दामोदर नदी, ठीक है, प्रसिद्ध नहीं, लेकिन भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली पूर्व दिशा में एकमात्र भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी नदी, दामोदर नदी। वह नदी जिसका जल प्रवाह जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है। भारत की नदियों में सबसे वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वगई नदी, ठीक है, वगई नदी मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली। वे पश्चिमी वाहिनी नदी जो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा नदी। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा की श्रेणियां। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती नदी। अमरकंटक के उद्गम होने वाली नदी है नर्मदा नदी। नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी बिंद श्रेणी के मध्य से। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी है नर्मदा नदी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं हम लोग, गोदावरी को, ठीक है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी, दामोदर हुगली की।
भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर नदी को कहते हैं। भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्ष के शाखा नुमा। दो राज्यों की में सब पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। हमारी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ठीक है, हम हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। संकोश नदी सीमा बनाती है असम अरुणाचल के बीच, किसके बीच, असम अरुणाचल के बीच। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी, ठीक है, वो नदी महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व, ठीक है, क्या है, पश्चिम से पूर्व। सही सुमेल करना हमको, गंगा, सोन नदी, ठीक है, गोदावरी, मंजरा नदी, किसड़ा, भीमा नदी, यमुना, केन नदी। नदियों के किनारे स्थित नगर की हम लोग बात करें कि धौली स्थित है भुवनेश्वर में, ले अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पे, नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। तटीय भाग एवं द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें, कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरी केंद्र है नागपट्टिनम, किसड़ा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन मध्य स्थित है कोरोमंडल तट पर। श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील। पश्चिमी भाग की बात करें, कोरी क्रीक स्थित है कच्छ केरल में। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। द्वीप समूह की अगर हम लोग करें, भारतीय द्वीपों में वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। रामेश्वरम भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। सालसेट भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, 9 राज्य, ठीक है, 9 तटीय राज्य हैं। भारत की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी के बीच में है, पाक की खाड़ी। वेलिकोंडा संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। द्वीप और अवस्थिति की बात कर ले, वेयांत शाखोदर कच्छ की खाड़ी में है। पीरम जो है खंबात की खाड़ी में है। द्वारका अरब सागर तट पर है। और द्वीप जो है काठियावाड़ तट पर है। अन्य तट की बात कर लें, समुद्र के किनारे स्थित राज्यों की संख्या तो आप जानिए 9 है। मन्नार की खाड़ी पक की खाड़ी के बीच, वालीकोंडा मौसमी संरचना से पूर्वी घाट का है। प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलों की बात कर लें, तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, और लगा दोगे उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, है ना। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद का विषय, भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, और वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है मिलाप। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। प्रपात की बात करें कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोचिकल जलप्रपात। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है कोचिकल झरना। भारत का वह राज्य जहां फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश। कोचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है 455 मीटर। झीलों की बात कर ले, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित के निकट पुलिकट झील है। वेम्बनाथ झील केरल में स्थित है। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश हरसूद नगर जलमग्न हुआ, इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। दो राज्यों भारतीय राज्यों को साझेदार वाली झील है पुलिकट झील। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील। और चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। वह राज्य जो साइबेरियन सारस के आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। चौराबड़ी चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें लेह से जाने का रास्ता है जोजिला। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है सिक्किम में। और सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था, चीन के लिए। और रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये भारत भूगोल की श्रृंखला चलती रहेगी। कल भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को रोकते हैं। मेरे साथियों, ये जो श्रृंखला चल रही है पुनः पूर्वालोकन की, इसको ऑडियो फॉर्म में दे रहा हूं इसलिए क्योंकि सुनने के लिए, और आप देखो इसको सुनो। जो मैराथन क्लास होगी वो बाकायदे का डेट डिसाइड होगा। और आज एक आर ओ का प्रैक्टिस सीरीज जो है हम आपको देने वाले हैं।
तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसके बाद जो है हम आपको सॉल्व कराएँगे। तो शाम को 4 बजे लाइव आना ना भूलें, ठीक है? और आप भी प्रैक्टिस सेट आज करें। ओके।